हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी हेल गॉड इज़ माय हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहाँ सेरेमनी होती है और विंग और वांगजी सामने आते हैं, जहाँ वांगजी को पता चलता है कि विंग उसका पार्टनर है। और ये जानकर वांगजी कहीं ना कहीं खुश होता है, क्योंकि इस पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान था जिसने उसे सबसे अच्छे से ट्रीट किया, और वो था विंग। इसलिए वो काफ़ी खुश था और वो विंग को हक करता है। और वहीं विंग जब वहाँ खड़ा था तभी वांगजी को सेक्रीफाइस किया जाता है और वांगजी के सर पर उस कुल्हाड़ी को लाया जाता है। और यह देखकर विंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और जिस वजह से वहाँ तबाही मचने लगती है। सिर्फ देखने भर से वहाँ तबाही मच रही थी। विंग को तो बस उस कुल्हाड़ी पर उसकी नज़रें गड़ी हुई थी, लेकिन आसपास जो डिस्ट्रक्शन फैल रहा था उसका उस विंग को अंदाज़ा भी नहीं था, और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। चाहे ये दुनिया मिट्टी में मिल जाए, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं। विंग बस उस कुल्हाड़ी को देखे जा रहा था जो अभी एक साइड में पड़ी हुई थी, और उस कुल्हाड़ी को चलाने वाला दीवार से सटा हुआ था, क्योंकि वो विंग की पावर्स की वजह से वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। वो कोशिश कर रहा था, लेकिन भला एक इंसान की पावर, एक गॉड की पावर के आगे क्या ही कर सकती है। और वांगजी जिसने अपना सर झुका रखा था, वहाँ सन्नाटा था, आवाज़ नहीं थी। और वहीं वांगजी को लग रहा था कि शायद ये उसके सेक्रीफाइस होने के लिए इतना शांति है, क्योंकि वहाँ पर कोई चिल्ला भी नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग के डर की वजह से, विंग की एनर्जी की वजह से किसी के मुंह से एक लफ्ज़ बाहर नहीं आ रहा था। वहाँ की हवाएं बिल्कुल जैसे कि वेपराइज हो रही थी, हवाएं मिट रही थी, या यूँ कहें लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गॉड किंग, या यूँ कहें गॉड किंग भी वहाँ आ चुके थे। लेकिन हेल गॉड, जो कि सबसे एंशियंट गॉड हैं, जिनकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है, जो सिर्फ अपनी नज़रों से ही इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं, अभी वो गुस्से में थे। और उनका गुस्सा होना जायज़ था। इतने सालों बाद उन्हें एक पार्टनर मिला। ऐसा नहीं था कि हेल गॉड पार्टनर की ख्वाहिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें मिला है तो भला वो उसे क्यों मरने देंगे, क्यों उसे जाने देंगे। वो अपने एक इशारे पर से इमॉर्टल बना सकते हैं, और वो आज उनकी आंखों के सामने मर रहा था। क्या हेल गॉड ये होते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान जिसकी आंखों को देखकर उन्हें फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि उनके सीने में भी दिल है। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो भी प्यार कर सकते हैं। उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में मासूमियत ज़िंदा है। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किसी की आंखों में इतना दर्द हो सकता है जिसके दर्द को वो खुद मिटाना चाहते थे। आज वो इंसान उनकी आंखों के सामने मरने वाला था। क्या हेल गॉड ये बर्दाश्त कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। और हेल गॉड अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे, और वो हवा में उड़ रहे थे। उनके पैर हवा में थे, उनके कपड़े फ्लॉट कर रहे थे, और गॉड किंग खुद उनके सामने अपने घुटनों पर थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो इस हेल गॉड को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे रोकना उनकी लिमिट के बाहर है। अगर ये हेल गॉड अपनी पर आया तो शायद वो इस पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। अगर ये गुस्सा हुआ तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यूनिवर्स रहे या ना रहे, उसके लिए सिर्फ मैटर करती है ओनली डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रॉय कर देगा सब कुछ। इसलिए गॉड किंग कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाते। वहाँ जितने भी गॉड एंजल सब कुछ थे, सब लोग अपने घुटनों को टेक चुके थे नीचे, और किसी ने भी अपने सर को नहीं उठाया। ना ही वहाँ का वो एम्परर, जो कि खुद को यहाँ का ताशाजुन बोलता था, खुद को यहाँ का राजा बोलता था, उसमें भी हिम्मत नहीं थी इस इंसान को देखने की, जिससे वो अभी कुछ टाइम पहले बदतमीज़ी से बात कर रहा था। आज वो इंसान, उस इंसान को देखने के लिए भी उसके पास वो पावर नहीं है। भले ही वो राजा कहीं का भी हो, लेकिन ये हेल गॉड है, इस पूरे यूनिवर्स का एम्परर, या यूँ कहें इस पूरे यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में रखने वाला इंसान। एक गॉड किंग को भी ये अपनी चुटकी बजाकर तबाह कर सकता है, उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है इतनी बुरी तरीके से कि उसके सोल के ट्रेसेस भी ना मिले। और विंग बस हवा में खड़ा वांगजी को देख रहा था।
बस देख रहा था। उसके कानों में हर एक वो आवाज़ जा रही थी जो वांगजी की तकलीफ़ थी, उसका दर्द था। विंग अपनी पावर में आने के बाद वो वांगजी के पेन को फ़ील कर पा रहा था, क्योंकि वो दोनों अब बन चुके थे एक रिश्ते से, इसलिए वो वांगजी के पेन को अपने अंदर फ़ील कर पा रहा था। हाँ, हेल गॉड के पास अब फीलिंग आ रही थी, और ये फीलिंग इतनी ज़्यादा थी कि अब विंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था। और जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ पर मौजूद वो पिलर, वो पूरा महल ढह रहा था। हर एक चीज़ राख में बदल रही थी, पेड़ पौधे जल रहे थे और धीरे धीरे वहाँ तबाही मच रही थी। और ये देखकर गॉड किंग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर अभी अभी हेल गॉड को नहीं रोका गया तो शायद वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। वो सिर्फ यहाँ खड़े खड़े इस पूरी दुनिया को जला देंगे। और ये सोचकर गॉड किंग पूरी हिम्मत से, लिटरली उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग को रोक सके, लेकिन वो जानते थे कि अगर हेल गॉड को कोई रोक सकता है तो सिर्फ उनका पार्टनर है, क्योंकि सिर्फ उनके पार्टनर की ही वजह से तो हेल गॉड को गुस्सा आया है, और वही है जो उन्हें शांत भी करेगा। और इसीलिए गॉड किंग धीरे धीरे वांगजी के पास जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वांगजी के पास जाने में, वांगजी जो कि उनसे सिर्फ 20 कदम की दूरी पर था, उसके पास जाने भर से गॉड किंग के मुंह से ब्लड आने लगा था। उनका वो ब्लड ज़मीन पर गिर रहा था। उनके जो हाथ थे उन पर कट्स के निशान आ रहे थे, क्योंकि विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी डार्क एनर्जी उन्हें बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर रही थी। और गॉड किंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उनके कपड़े फटने लगे थे, लेकिन फिर भी वो पूरी हिम्मत दिखाकर वांगजी के पास जाते हैं और धीरे से अपने हाथ को उठाकर कहते हैं, सुनिए। और वांगजी जो कि अपने सर को झुकाकर बैठा था, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभी उसकी बलि दी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में किसी की ये हल्की कांपती और बहुत बहुत पेनफुल वॉइस आती है, वांगजी अपनी नज़र उठाता है और अपने सामने वही पर्सन को देखता है जिसके गोल्डन कलर के हेयर्स थे, उसकी वो ब्लू कलर की आइज़, और उसके सर पर वो मुकुट जिसकी मणियाँ भी अब रेड कलर में चेंज होने लगी थी। वो ब्लू कलर की मणियाँ अब रेड कलर में चेंज होने लगी थी, और उसके वो शाही रोब फटने लगे थे। वांगजी उन्हें देखकर पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने आज तक कभी गॉड किंग को देखा ही नहीं। वांगजी धीरे से कहता है, आप कौन है? और वांगजी के मुंह से बस ये आवाज़ ही निकलती है। गॉड किंग बहुत बुरी तरीके से कफ करने लगते हैं और उनके मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर आता है, क्योंकि वो विंग के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे थे। वो विंग की एनर्जी को सरपास करने की कोशिश कर रहे थे, और ये वही पेन था। विंग से लड़ना तो दूर, वो विंग की एनर्जी को सरपास भी नहीं कर पा रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं, प्लीज़ बचा लो, सबको बचा लो। जिस पर वांगजी कहता है, क्या हुआ? आप ठीक है ना? आप ठीक है क्या? आप यहाँ कोई गेस्ट है? लेकिन तभी गॉड किंग बड़ी मुश्किल से अपने फिंगर्स को उठाकर उसे हवा की तरफ इशारा करते हैं। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आता। वांगजी कहता है, क्या हुआ? इस पर गॉड किंग फिर से इशारा करते हैं, और वांगजी फिर उनका इशारा समझकर वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ वांगजी की नज़रें जैसे ही उस तरफ जाती हैं, उसकी नज़रें वहीं अटक जाती हैं। उसकी नज़रें बस अटक चुकी थी, और गॉड किंग बड़ी मुश्किल से कफ कर रहे थे, वो खांस रहे थे, उनके मुंह से ब्लड आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो वांगजी के पास आए, वांगजी ने उनके हाथ को जिस तरीके से पकड़ा, गॉड किंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हील हो रहे हैं, उनके ऊपर अभी विंग की एनर्जी का जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। ये देख कर गॉड किंग रिलीफ गहरी सांस लेते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मरते मरते बचे हों। हाँ, गॉड किंग एक इमॉर्टल हैं, वो कभी मर नहीं सकते क्योंकि वो गॉड हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डर था कि विंग ये कर सकता है, विंग उन्हें पूरी तरीके से मिटा सकता है। और वो फिर वांगजी को देखते हैं, जो कि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हवा में उड़ रहे विंग को देख रहा था, जिसके सर पर अब थ्रोन आ चुका था, हेल गॉड का थ्रोन। और विंग इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा था कि वांगजी को भी गूज़बम्स आ रहे थे। विंग की पावर देखकर विंग हवा में सस्पेंड कर रहा था, उसके कपड़े हवा में उड़ रहे थे। उसके कपड़े इतने ज़्यादा रॉयल थे कि उन्हें देखकर किसी को भी उनसे जलन होने लगे। वांगजी विंग को देखता रहता है, और फिर वो धीरे से कहता है, विंग। जिस पर गॉड किंग धीरे से कहते हैं,
प्लीज़ प्लीज़ उन्हें रोकिए, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे इस पूरे वर्ल्ड को। प्लीज़। जिस पर वांग जी गॉड किंग की तरफ देखता है, जिस पर गॉड किंग कफ करते कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ उन्हें रोकिए, हेल गॉड को रोकिए। और जैसे ही उसके मुँह से हेल्प गॉड निकलता है, वांग जी मुझको झटका लगता है। हाँ, उसने इनके बारे में पढ़ा है, हेल गॉड के बारे में उसने पढ़ा है कि हेल गॉड सबसे सबसे मिस्टीरियस गॉड है, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो लाखों करोड़ों सालों में 1 या 2 बार ही अपीयर हुए हैं, और वो भी सब जब भी अपीयर हुए तब डिस्ट्रक्शन हुआ है, तब उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है। वांग जी हेल गॉड को देखता है जो कि अभी हवा में सस्पेंड थे। वांग जी धीरे से कहता है फिंग, जिस पर गॉड किंग कहता है अब प्लीज़ बात कम कीजिए और उन्हें रोकिए, वरना बहुत तबाही मच जाएगी। और ये सुनकर वांग जब आसपास देखता है तो आसपास का मंजर ही अलग था, सब कुछ अलग था। लोग चीखना चाहते थे, दर्द से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा आसमान बिल्कुल लाल हो चुका था और आसमान से ब्लैक कलर की बिजलियाँ कड़क रही थी। बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन बिजलियाँ ज़रूर कड़क रही थी जो कि ब्लैक कलर की थी। हालांकि बिजलियाँ हमेशा वाइट कलर की होती है, लेकिन अब ब्लैक कलर की थंडर आ रही थी और वो थंडर सीधा ज़मीन पर वार कर रही थी, जिस वजह से ज़मीन कई टुकड़ों में टूट रही थी। और वांग जी देख रहा था ये तबाही जो विंग वहाँ खड़े खड़े मचा रहा था। और ये सब देखकर वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसे अब विंग से डर लग रहा था। तभी गॉड किंग वांग जी से कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं गॉड किंग आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें रोकिए, वरना वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जो सुनकर वांग जी गॉड किंग की तरफ देखता है और वांग जी अब अपने दिमाग से फैसला लेता है कि पहले वो ये सब रोकेगा। उसे नहीं पता क्यों, कैसे, किस लिए, पर वो रोकेगा। वांग जी उठता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग को देखकर उसके सामने वो लड़का आता है जो उससे मिला था, जिससे वांग जी इस तरीके से रूडली बात कर रहा था, जिसे इतना कुछ सुना रहा था। और वो लड़का हंसते हंसते उसकी सारी बातें सुन रहा था। और आज वांग जी को पता चल रहा है कि वो लड़का इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इंसान है। द हेल गॉड है वो, द हेल गॉड, जिसे खुद गॉड किंग भी कांपता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वो अब अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। वांग जी विंग को देखता है और फिर अचानक ही वो ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाता है, विंग। और जैसे ही वो ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाता है, विंग जो कि वहाँ पर थंडर ला रहा था, वो अब वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ वांग जी एक टक बस उसे ही देखे जा रहा था। और विंग की नज़रें जैसे ही वांग जी पर पड़ती है, उसकी वो क्रिस्टल रेड आइज़, हाँ हेल गॉड की क्रिस्टल रेड आइज़। विंग धीरे से नीचे आता है हवा से, और जैसे ही वो अपने कदम ज़मीन पर रखता है, पूरी ज़मीन काँप उठती है। अचानक वहाँ भूकंप आ जाता है, सब लोग इधर उधर गुड़ने लगते हैं, लेकिन वांग जी स्थिर खड़ा था क्योंकि उसे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। विंग ने उसे एक कदम भी नहीं डगमगाने दिया। वांग जी वहीं खड़ा था और विंग धीरे से उसके पास आता है। विंग की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वांग जी को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला, और उससे पहले विंग उसके सामने था। वांग जी विंग को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़के से क्या बोले। वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और वांग जी जो कि विंग को देखे जा रहा था। और वहीं अब ये तबाही धीरे धीरे शांत होने लगी थी। ये देखकर गॉड किंग एक चैन की सांस लेते हैं। तभी विंग आगे बढ़ता है और एक झटके से वांग जी को अपने गले से लगा लेता है। और वांग जी जैसे ही विंग के सीने से लगता है, उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। वांग जी विंग को अनजाने में ही बहुत टाइटली हग कर लेता है और विंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है। विंग धीरे से कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूँ तुम्हारे लिए हमेशा। और ये सुनकर वांग जी को रियलाइज़ होता है कि हाँ, विंग ने ये कहा था और वो विंग को हक किया था, तो वो तुम थे। इस पर वांग जी जो सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देखता है। जिस पर वांग जी उसकी आंखों में देखता है। उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी। वो
विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, तो वो तुम थे जो हर रात मेरे कमरे में आते थे, वो तुम थे जिसकी खुशबू मेरे कमरे में रहती थी। अरे सुनकर विंग हल्का सा स्माइल करता है। हाँ, हेल गॉड स्माइल करता है। इतनी तबाही मचाने वाला इंसान अब अपने प्यार की बाहों में मुस्कुरा रहा था। वहीं वांग जी ये देख कर कहता है, तो तुम हो वो इंसान। इस पर वांग विंग धीरे से कहता है इस पर वांग जी कहता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर विंग कहता है, क्या। जिस पर वांग जी कहता है कि तुम हेल गॉड हो। और ये सुनकर अब विंग गॉड किंग की तरफ देखता है। वो समझ गया था कि उसे बताने वाला गॉड किंग है। और गॉड किंग जैसे ही विंग की नज़रें खुद पर महसूस करता है, वो जल्दी से वांग जी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर विंग उसे कुछ देर और घूरा तो शायद उसकी सोल ही सेटर हो जाएगी। इसलिए वो वांग जी के पीछे छुप जाता है। ये देख कर वांग जी धीरे से कहता है, रोक दो ये सब। ये सुनकर विंग कहता है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है। ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन इसमें उन मासूमों की कोई गलती नहीं है जिन्हें तुम सज़ा दे रहे हो। जिन्हें सज़ा देनी चाहिए उन्हें दो। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम्हें लगता है ये सब मासूम है। इस पर वांग जी कहता है, मुझे पता है यहाँ कोई मासूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम तबाही मचाओ, क्योंकि कोई ना कोई इस दुनिया में मासूम ज़रूर होगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं अनाथ हुआ कोई और भी अनाथ हो। ये सुनकर वांग जी विंग की आंखों में देखता है। तभी वांग जी विंग के शोल्डर्स पर अपने हाथों को रखकर कहता है, क्या तुम अपने पार्टनर की इतनी सी बात नहीं मानोगे। तुमने मुझे वेडिंग प्राइस पर कुछ नहीं दिया, मैं तुमसे वेडिंग प्राइस चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इतना सा नहीं दे सकते। और ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, और अगले ही पल विंग का जो अपीयरेंस था वो चेंज हो जाता है। और विंग का अपीयरेंस जैसे ही चेंज होता है, उसी के साथ वहाँ पर अचानक विंग की एनर्जी फैलने लगती है। और अगले ही पल जो ज़मीन बीच में से फटी थी वो धीरे धीरे कवर हो जाती है, और वहाँ पर सब कुछ अब फिर से नॉर्मल होने लगता है, और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और जैसे ही सब कुछ पहले जैसा होता है, सब लोग अब आराम से सांस ले पा रहे थे। गॉड किंग अपने आप को संभाल रहे थे। उनके मुंह से जो ब्लड आ रहा था वो अपने आप को ठीक करते हैं। हालांकि उनकी इंजरीज अभी तक हील नहीं हुई थी, लेकिन वो उन्हें हील कर सकते थे। पर वो इस चीज़ से खुश थे कि कम से कम हेल गॉड ने इस तबाही को रोका और इस तबाही को बिल्कुल ठीक भी कर दिया। जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने उन सब को रिपेयर भी कर दिया। इस चीज़ की उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, और वो वांग जी को देख रहे थे जैसे कि उसका कितना ज़्यादा एहसान हो उनके ऊपर। लेकिन वांग जी की नज़रें तो सिर्फ विंग की नज़रों पर थी, जहाँ विंग की वो रेड आइज़। वांग जी उन रेड आइज़ को देखता रहता है, और उसे अचानक अपनी बचपन की एक मेमोरी याद आती है। और वांग जी धीरे से कहता है, ये रेड आइज़। ये सुनकर विंग अपनी एक आईब्रो उठा देता है, जैसे पूछ रहा हो, मेरी आंखों में क्या गलती है। जिस पर वांग जी कहता है, मैंने ये पहले भी देखी है। ये सुनकर विंग अपनी दोनों आईब्रोज उठा देता है कि कब। जिस पर वांग जी कहता है, शायद बचपन में। ये सुनकर विंग कहता है, बचपन में। इस पर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाता है। फिर विंग उसे देखता है, और उसे उसकी मेमोरी में वो सीन याद आता है। हाँ, उसने वांग जी की पूरी मेमोरी देखी थी, और उसे वो सीन याद आता है जहाँ वांग जी उस बड़े से बीस्ट से मिला था। और वो मेमोरी याद आते ही विंग हल्का सा स्माइल करता है। वहीं विंग के फादर, जो कि अब उठकर अपने सिंहासन पर बैठ सकते थे, वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं, और वो बड़े ही गुस्से से लान वांग जी को देखते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, लान वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेरे पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने की। मुझे पता ही था कि तुम एक डिस्ट्रक्शन हो, और आज देखो तुमने इस चीज़ को साबित भी कर दिया। तुम जीने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाते। विंग उन्हें देखता है, और अगले ही पल वांग जी के फादर, उनकी पूरी बॉडी हवा में उड़ती है और सीधा विंग के सामने आती है। वांग जी के फादर बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि वो अपने गुस्से में, अपनी इस ईगो में इतना ज़्यादा पागल हो गए थे कि वो हेल गॉड के सामने अपनी ज़बान खोल रहे थे। और गॉड किंग जब उन्हें इस तरीके से देखते हैं, वो धीरे से अपने सर को इस तरीके से शेक करते हैं कि तू तो मरने लायक ही है, तुझे मरना ही चाहिए।
और विंग जो कि वांग जी के फादर को देखे जा रहा था, वहाँ में सस्पेंड थे। वांग जी धीरे से कहता है, इन्हें मैं मारना चाहता हूँ, यहाँ सेक्रीफाइस तो होगा और वो मैं करना चाहता हूँ। और ये सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है, जैसे वो यही सुनना चाह रहा हो। वो वांग जी के फादर को वहीं अपने ग्रेविटी पावर से ज़मीन पर सप्रेस करता है और अगले ही पल वांग जी के हाथों में वो कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है। वो कुल्हाड़ी वांग जी के लिए काफ़ी भारी थी, इसलिए वांग जी जैसे उसे पकड़ता है वो गिरने ही वाला था कि तभी विंग उसके अपना एक हाथ वांग जी के हाथ पर रखता है और वांग जी को वो कुल्हाड़ी बिल्कुल किसी पंख की तरह हल्की लगने लगती है। वो विंग की तरफ देखता है, जिस पर विंग कहता है, कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे? और वहीं वांग जी के जितने भी ब्रदर और सिस्टर्स थे वो सब लोग ये सीन देख रहे थे। वो अपने फादर के लिए कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके पार्टनर्स जानते थे कि वहाँ कौन खड़ा है, इसलिए वो उन्हें आगे तक नहीं जाने देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये आगे गए तो शायद ये ज़िंदा ही वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो उन्हें वहीं रोक देते हैं और वहाँ पर वांग जी अपने ही फादर के पीसेस कर देता है, बहुत ब्रूटली। और ये करते हुए उसके चेहरे पर बिल्कुल भी ना दर्द था, ना दया थी और ना ही कोई पेन। ये करने के बाद वांग जी उस कुल्हाड़ी को नीचे रखने वाला था कि तभी उसकी नज़र वहाँ के एम्प्रेस पर जाती है और वो अब विंग की तरफ देखता है और विंग जिसे उसका इशारा समझ गया हो वो अपने हाथ को बढ़ाता है और अगले ही पल वो एम्प्रेस भी वांग जी के फादर की जगह थी और वांग जी उसे भी उसी तरह से ब्रूटली मार देता है। और ये करने के बाद वांग जी उस कुल्हाड़ी को वहीं फेंक देता है और जैसे ही ये करता है वांग जी का बड़ा भाई यानी कि वैन चाओ गुस्से से वांग जी का नाम चिल्लाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, तुम निहायती गिरे हुए इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस इंसान के साथ खुश रह पाओगे? जो तुमने किया है उसकी तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम जिंदा रहने लायक नहीं हो, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी और तुम्हारी मौत का विटनेस मैं बनूँगा। मैं तुम्हारी मौत का विटनेस बनूँगा और शायद मैं तुम्हें अपने हाथों से मार भी पाऊँ। तुमने जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा। लान वांग जी, तुमने जो किया है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है मैं तुम्हें इसी तरीके से मारूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये हेल गॉड तुम्हें बचा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये मुझे रोक सके। और जैसे ही वैन चाओ ये बोलता है वहाँ मौजूद हर इंसान वैन चाओ को इस तरीके से देखता है कि जैसे इस दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अभी अभी विंग ने अपनी पावर को प्रूफ किया है और अभी अभी वैन चाओ से धमकी दे रहा है कि विंग कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करना ना बोले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।